Hello everyone, welcome back to our next class from the chapter The Making of a Global World. Here we are again with our new topic from the chapter The Making of a Global with the second part of the NCERT question answers. And a very warm welcome to our channel, that is Nagin Group of Studies. And here today we will do the second part of the NCERT questions. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट को किया था जो कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से रिलेटेड था। अब इस पार्ट में हम आज का सेकंड पार्ट करने वाले हैं जो कि आपका होगा बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर से बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि थर्ड के डी तक जो लास्ट क्वेश्चन हमारा था, लास्ट में राइट ए नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ा था बेटा। नाउ वी विल डू अबाउट द डिसीजन ऑफ द एमएनसीज के डिसीजन बेटा। तो राइट ए नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग बेटा। तो हमें एक नोट लिखना है टू एक्सप्लेन द इफेक्ट बताने बेटा द डिसीजन ऑफ एमएनसीज। किसके डिसीजन बेटा? एमएनसीज के। टू रिलोकेट प्रोडक्शन टू एनी। देखो सबसे पहले रिलोकेट प्रोडक्शन को समझिए आप क्या होता है। रिलोकेट का मतलब होता है जैसे पहले कहीं पे कोई आपकी लोकेशन, आप कोई कार्य करते हो बेटा, उसके बाद आप उसको चेंज कर देते हो। जब चेंज करने के बाद आपकी लोकेशन आपकी चेंज होगी, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर आप इनिशियल पॉइंट पे जाते हो तो उसको बोलते हैं रीलोकेशन बेटा। तो एमएनसी का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जो बहुत बड़ी बड़ी आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं जो ग्लोबल लेवल पर वर्क करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एमएनसी बोलते हैं। तो इन्होंने डिसीजन था बेटा एमएनसीज का टू रिलोकेट द प्रोडक्शन को रिलोकेट करना एशियन कंट्री में। इसके एक नोट आपको एक्सप्लेन करना है बेटा, उसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं। वेजीज वर रिलेटिवली लो इन एशियन कंट्रीज। जब देखो वेजीज का लो होने का मतलब क्या है कि आपकी अगर कंट्री डेवलपिंग नहीं है बेटा, आपकी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो आपको जो लेबर है वो चीप मिलेगा बेटा। तो चीप मिलेगा तो उसको वेजीज बोलते हैं कि जब जो आपको किसी चीज का प्रोडक्शन करना है और उस प्रोडक्शन करने में आपको जो मैन पावर की या लेबर की आवश्यकता पड़ती है, लेबरिज्म की आवश्यकता पड़ती है, और वो आपको चीप मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेजेज उनकी लो है बेटा। तो वेजेज वर रिलेटिवली लो थे एशियन कंट्री में, दस दे बिकम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनी। क्योंकि अगर आपकी लेबर्स की वेजेज लो होंगी तो वेजेज की लेबर लो होने के कारण जो आपका वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी लो होगा। देखो अगर कॉस्ट आपकी लो है तो आपका प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा होगा और आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी वेजेज ज्यादा है तो वेजेज अगर आपकी ज्यादा होंगी तो आपका लेबर का जो कॉस्ट होगा बेटा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा वो भी आपका ज्यादा आएगा। क्योंकि अगर कॉस्ट प्रोडक्शन एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस ही होता है वस्तु का, अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इसके बाद आपका जो प्रॉफिट है बेटा वो हमेशा उसका मार्जिन लो हो जाएगा। तो इसीलिए वेजेज जो थी एशियन कंट्री में लो थी, तो बिकम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनी फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय द जो फॉरेन के मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थे, फॉरेन की कंपनियां थी, तो कम्पिटिटिव टू द कैप्चर वर्ल्ड मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए तो एशिया एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन थी क्योंकि वहां पे वेजेस बहुत ज्यादा लो थी। द रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्री स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। बेटा जो रिलोकेशन होता है इंडस्ट्री का लो वेज कंट्रीज में, तो लो वेज कंट्रीज को आप कैसे बोल सकते हो कि जहां पे दूसरे मीन्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं उन कंट्रीज की बेटा। तो वर्ल्ड ट्रेड था बेटा, उसको वर्ल्ड ट्रेड को क्या किया? स्टिमुलेटेड किया एंड कैपिटल फ्लो को। इंपैक्ट ऑफ एमएनसी डिसीजन टू रिलोकेट प्रोडक्शन इन एशियन कंट्री में, तो उसने इंपैक्ट कैसे पड़ा बेटा, उस इंपैक्ट के बारे में जानते हैं। प्रोवाइडेड फॉर चीप लेबर टू एमएनसी, ये तो हमने पढ़ लिया बेटा। वेजेज लो है तो इसका मतलब लेबर क्या है बेटा? वहां पे चीप है बेटा। स्टिमुलेट किया वर्ल्ड ट्रेड को, कैपिटल इनफ्लो को इंक्रीज किया एशियन कंट्रीज में बेटा। दैट इज द सेकंड इंपैक्ट बेटा। इसने वर्ल्ड ट्रेड को स्टिमुलेट किया, मतलब उसको अच्छे तरह से चलाना सीखा, और उसके बाद उसने इंक्रीज किया बेटा कैपिटल के इनफ्लो को बेटा एशियन कंट्रीज में। ब्रोट अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स को लेके आया बेटा। नई टेक्नोलॉजी आया और प्रोडक्शन मेथड्स भी आपके क्या है बेटा? नए आए। ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल विद द ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेटा, तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो चॉइस थी बेटा वो ग्रेटर हुई, एंड विद द ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या वो भी अच्छी हुई। क्योंकि आपकी जैसे एमएनसी आएंगे बेटा, एमएनसी आपको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगी। हालांकि वो वेजेस लो थी, लेकिन फिर भी आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी प्रक्रिया को कम कर देती है जब भी कोई एमएनसी आपके देश में आती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आई एशियन कंट्रीज के लिए। रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बेटा। इकोनॉमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो क्या हुआ बेटा? बिल्कुल रैपिड हुआ। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन था वो रैपिड हुआ, जिससे रिजल्ट हुआ बेटा इकोनॉमी जो थी इंडिया जैसी, चाइना जैसी बेटा, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। तो ये अच्छा
अचीव करने लगी, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो थी, तो इसका मतलब बेनिफिट्स भी ज्यादा अच्छे हुए बेटा। तो ये थे कुछ इंपैक्ट बेटा एमएनसीज के जिन्होंने रिलोकेट किया बेटा एशियन इंडस्ट्री में, तो उसके आपको इफेक्ट्स बताने थे कि डिसीजन जो एमएनसीज का था अपने प्रोडक्शन को रिलोकेट करना एशियन कंट्रीज में, तो ये डिसीजन आपका कहाँ तक सही था इसके बारे में आपको बताना था। अब इसके बाद देखते हैं आगे, इसके बाद जो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल फ्रॉम हिस्ट्री से हमें दो एग्जांपल्स को देना है टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द फूड अवेलेबिलिटी के ऊपर टेक्नोलॉजी का इफेक्ट क्या पड़ता है। देखो टेक्नोलॉजी आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या करती है बेटा, इम्पैक्ट करती है। तो इनमें अगर आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है बेटा, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी क्या होंगी बेटा, इसके द्वारा इम्पैक्ट होंगी। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर इनके द्वारा इम्पैक्ट होगी तो जाहिर सी बात है फूड के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, किसका, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो इसी इम्पैक्ट के बारे में हमें बताना कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बेटा, उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटा, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको क्या होगा, इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हेल्प द फूड टू गेट डिलीवर ऑन टाइम इन द मार्केट। तो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है बेटा, जो कि आपका किसके ऊपर बेस करता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी होगी तभी आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या हो पाएगा, अच्छा हो पाएगा। द हेल्प द फूड टू गेट डिलीवर ऑन टाइम, जिससे फूड आपका क्या होगा बेटा, डिलीवर हुआ टाइम के ऊपर, ऑन द टाइम टू द मार्केट विदाउट एंड हार्म। लाइक फास्टर रेलवेज हो या लाइटर वेगन्स हो गए, लाइट लार्जर शिप्स हो गए, हेल्प मूव फ्रॉम चीपली एंड क्विकली फ्रॉम फार अवे फाइनल टू द मार्केट्स में बेटा। तो फूड आपका चीपली और क्विकली क्या होने लगा बेटा, जाने लगा फार अवे फार्म्स टू द फाइनल मार्केट्स में बेटा, कहाँ पे, फाइनल की मार्केट्स में जाने लगा। तो इसका मतलब आपकी टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, और ट्रांसपोर्टेशन का इफेक्ट पड़ेगा आपके फूड के ऊपर। अब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा क्यों होगा, क्योंकि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छा होगा तो रेलवेज आपकी फास्टर हो जाएगी, लाइटर वैगन्स हो जाएंगे, लार्जर आपके शिप्स हो जाएंगे, तो फूड आपका चीपली और क्विकली जाएगा। तो तीन ही बातें बेटा, टेक्नोलॉजी से क्या चीज सुधरेगी, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सुधरेगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या क्या सुधरेगा आपका, जैसे रेलवेज होगी या आपके जो शिप्स वगैरह हो गए, तो उससे होगा। अब उस ट्रांसपोर्टेशन के सुधरने का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, उसको कैसे डिस्कस करोगे। रेलवेज आपकी फास्टर हो जाएगी, वेगन्स आपके लाइटर हो जाएंगे, लार्जर शिप्स हो जाएंगे, हेल्प करेंगे मूव करने में फूड फॉर चीपली एंड क्विकली फ्रॉम फार अवे फार्म टू द फाइनल मार्केट्स तक बेटा। तो ये इम्प्रूव सिस्टम का इफेक्ट पड़ेगा। रेफ्रिजरेटेड शिप्स भी किसका रिजल्ट थी बेटा, आपकी टेक्नोलॉजी का सीट थी। देखो जैसे हमने पीछे एक स्टोरी पढ़ी थी, उस स्टोरी में क्या पढ़ा था हमने, कि जब तक आपके रेफ्रिजरेटेड शिप्स नहीं आए थे तो चीजों का जो प्रोडक्शन होता था, जब चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी बेटा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो जाती थी तो ऐसे केस में क्या होता था कि आपके लिविंग एनिमल्स को लेके जाना पड़ता था, क्योंकि अगर एनिमल्स को स्लॉटर्ड करके उनको ट्रांसफर किया जाता था तो उसमें क्या हो जाता था कि आपकी जो चीजें थी बेटा वो खराब हो जाती थी रास्ते में और बर्बाद हो जाती थी। लेकिन एक समस्या लिविंग एनिमल्स की, तो ऐसे में किसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, लिविंग एनिमल्स को। अगर लिविंग एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था तो बहुत सारे रास्ते में बीमार हो जाते थे, बीमार होने के साथ साथ वहां पे क्या हो जाता था, उनके साथ साथ क्या हो जाता था कि वो बीमार होने के साथ साथ जितनी भी जनरेशन थी बेटा वो सारी बहुत सारी क्या हो जाती थी, आपकी वाइप्ड आउट हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने के साथ साथ आपके शिप्स आपके रेफ्रिजरेटेड हुए, अब एनिमल्स को लिविंग ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। अब उनको लिविंग ट्रांसपोर्टेशन के बजाय उनको स्लोटर किया जाता था, स्लोटर करके उनको बेटा एक शिप में डाल दिया जाता था। शिप में डालने के बाद उनको स्लोटर करने के बाद अब उसको क्या किया जाता था बेटा, आगे ट्रांसफर किया जाता था, और रेफ्रिजरेटेड शिप के कारण आपका जो मीट था बेटा वो खराब भी नहीं होता था। तो रेफ्रिजरेटेड शिप्स की बात करें तो इसके में आता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटेड शिप एनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल फूड्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड आया बेटा, दैट इज पेरिसेबल फूड्स। जो फूड्स आपका खराब हो सकता है बेटा, तो पेरिसेबल फूड जो था बेटा वो आपका क्या ट्रांसपोर्ट हो जाता था लॉन्ग डिस्टेंस में भी। एनिमल वर नाउ स्लॉटर्ड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे स्लॉटर हो जाते थे, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है, और ट्रांसपोर्ट किया जाता था यूरोप में फ्रोजन मीट को बेटा। एंड दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट ने लोअर मीट के प्राइस को लोअर किया, ताकि जो गरीब व्यक्ति थे बेटा उनके प्रति क्या हो सके, ये अफोर्ड कर सके उस मीट प्राइस को बेटा। तो पुअर इन यूरोप कुड नाउ बी ऐड मीट टू देयर डाइट, में क्या ऐड कर सकते थे, मीट वो ऐड कर सकते थे। इसका मतलब, इसका मीनिंग वही है कि बेटा जो गरीब व्यक्ति थे वो भी क्या फूड को क्या कर सकते थे बेटा, उसको फूड को क्या कर सकते थे, उसको मतलब अफोर्ड कर सकते थे।
सोशल पीस। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सोशल पीस कैसे, बेटर लिविंग कंडीशंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट बेटा। अब इसके कारण आपके बेटर लिविंग कंडीशंस हो गई, आपकी आपकी लिविंग कंडीशंस अच्छी कैसे होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, चीप कर दिया, चीप के कारण आपका फूड अच्छे से अवेलेबल हो गया, तो लिविंग कंडीशंस क्या होगी आपकी, बेटर होगी। न्यूट्रिशियस डाइट आपको मिलने लगी, तो इसमें लोगों में शांति भी बनी रहेगी बेटा, विद इन द कंटेंट सपोर्ट फॉर इम्परियलिज्म जो था बेटा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, सपोर्ट हो जाएगा। ऐसी गवर्नमेंट को लोग क्या करने पड़ेंगे, जाने लगेंगे, एंड अब्रोड उसको क्या करने लगे बेटा, जाने लगे। व्हाट इज मेड बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। जब भी ब्रेटन वुड्स का नाम आता है तो एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी बेटा आपको, कि ब्रेटन वुड्स जब भी आया था, ये हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जिसको नाम लिया गया था, क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर ना था उसको हमारी सिविलियन लाइफ्स को तो आपको अफेक्ट किया ही था, उसने आपकी जो सोल्जर्स थे उनको भी बहुत बुरी तरीके से इम्पेक्ट किया था। इसके साथ साथ एक जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बेटा, वो पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। तो इकोनॉमी के ऊपर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बेटा जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, डिप्रेशन के बाद अब सेकंड वर्ल्ड वॉर ने भी इकोनॉमी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ब्रेटन में बेटा वुड्स का एक एग्रीमेंट लाया गया था बेटा। इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का, वर्ल्ड बैंक्स वगैरह का, इनका बेटा एक बहुत ज्यादा यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी था या फाइनेंशियल की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बेटा, जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल था बेटा ब्रेटन वुड्स के एग्रीमेंट में बेटा। तो वो क्या था बेटा, उसके बारे में पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू preserve द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को preserve करने के लिए एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वर्ल्ड में फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आने के लिए, पोस्ट वार का मतलब होता है बाद का, वार के बाद का, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड, इसके इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया। एग्जीक्यूट द सेम यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। अब देखो ध्यान रखो, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जुलाई 1944 में बेटा, ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉर जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी बेटा, कब हुई थी, 1944 में, जो कि ब्रेटन वुड्स में थी, इन न्यू हेमिस्फीयर में, यूएसए में। द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को क्या किया, एस्टेब्लिश किया टू डील विद, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, उसके बारे में भी बताना पड़ेगा बेटा। टू डील विद द एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड शॉर्टेज ऑफ इट्स मेंबर नेशंस बेटा, तो एक्सटर्नल सरप्लसेस थे बेटा, जो क्या थे, एक्सटर्नल सरप्लसेस को करना, और शॉर्टेज होना बेटा मेंबर नेशंस में बेटा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बेटा, तो कैसे बैंक का निर्माण किया गया था, जो रिकंस्ट्रक्ट करे, क्योंकि जो आपका वर्ल्ड वार के कारण आपका इंपैक्ट हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करें एंड डेवलपमेंट करे, प्रॉपर्ली नोन एज द वर्ल्ड बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। वाज सेटअप, अब वर्ल्ड बैंक को क्या सेटअप किया गया, फाइनेंशियल पोस्ट वार के एग्रीमेंट के बाद, पोस्ट वार की रिकंस्ट्रक्शन के रूप में। दे स्टार्टेड द फाइनेंशियल ऑपरेशन, जिनके 1947 में स्टार्ट हो गए थे। अंडर द एग्रीमेंट करेंसीज वर पेज टू प्राइस ऑफ गोल्ड, करेंसीज को पेज किया गया बेटा, प्राइस ऑफ गोल्ड को देखा गया, यूएस डॉलर को एक रिवर्स करेंसी के रूप में लिंक किया गया बेटा प्राइस ऑफ गोल्ड के साथ, ध्यान रखना। कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन के साथ फाइनेंशियल ऑपरेशन स्टार्ट हुए, और गोल्ड को रिजर्व करेंसी के रूप में, यूएस डॉलर को भी देखा जाने लगा रिजर्व के रूप में, करेंसी के रूप में। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वाज गिवन टू द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर को डिसीजन अथॉरिटी दी गई, राइट विटो दिया गया यूएस को, और द की आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस में बेटा। ब्रेटन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट के ऊपर बेस्ड था बेटा। मीन्स उसका क्या होता है, जब आपका एक्सचेंज रेट जो होता है वो फिक्स होता है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहता। लेकिन आपका अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स होता है तो उसमें गवर्नमेंट का क्या होता है बेटा, इंटरवेंशन बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट उसमें इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर देती है, जिससे आपका एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो जाता है। द ब्रेटन वुड सिस्टम ओपन एन इरा ऑफ यूनिक ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम की इरा को ओपन किया बेटा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ताकि क्या उसके बेटा एनुअली क्या कर सके, ग्रू कर सके बेटा। तो इस तरीके से आपका वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या बताया गया है, कि इसके बारे में ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, इसके अंडर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश किया गया था, डिसीजन किसको दिए गए, डॉलर के साथ साथ बेटा गोल्ड को भी रिजर्व के रूप में रखा जाने लगा, एक्सचेंज रेट को फिक्स रखा गया, यूएस को बेटा एक वीटो पावर दी गई, और आईएमएफ के और इसके बैंक के डिसीजन में बेटा। तो ये था बेटा आपकी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में। इमेजिन यू आर एन इंडेंचर्ड इंडियन लेबर्स इन द कैरेबियन ड्राइंग फ्रॉम द, देखो इंडेंचर्ड लेबर के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं बेटा, वो एक इजी टास्क नहीं था, तो मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी, हार्डशिप्स थी बेटा, जिनको फॉलो करना पड़ता था। इसमें जैसे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह की
को जो बिहेवियर था बेटा उनको भी सहन करना पड़ता था, तो लाइफ उनकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो उनको मिसबिहेवियर के साथ साथ बेटा उनको क्या होता था, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी वर्क की, प्लेस की, कहाँ पे जाना है बेटा, और मोड ऑफ ट्रेवल के बारे में, लिविंग और वर्किंग कंडीशंस के बारे में ये नहीं दिया जाता था। तो ये भी इनके कुछ इंडेंचर लेबर्स की कुछ मेन प्रॉब्लम्स थी बेटा। तो अब यहाँ पे पूछा क्या है, इमेजिन दैट यू आर एन इंडेंजर लेबर है बेटा, कैरेबियन ड्राइंग फ्रॉम द डिटेल इन दिस चैप्टर, राइट ए लेटर टू योर फैमिली। फैमिली को एक लेटर लिखना है डिस्क्राइबिंग योर लाइफ एंड फीलिंग्स। तो लेटर तो बस एक बहाना है, बस पूछना चाहता है कि इंडेंचर्ड इंडियन लेबर्स की बेटा टाइप जो कैरेबियन आइलैंड पे आपको देखा तो उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी हार्डशिप्स क्या क्या थी, जिनको उन्होंने फॉलो किया था, जिनको उन्होंने क्या किया था बेटा, हार्डशिप्स उनके सामने आई थी, उन सब के बारे में बेटा इसमें बताना है। तो लेटर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं डियर फैमिली से। वर्किंग इन ट्रिनिडाड कैरिबियन एंड इंडेंचर लेबर इज नॉट एन इजी टास्क नहीं है। थ्रू दिस लेटर आई वांट टू टेल यू अबाउट माय हार्डशिप्स के बारे में बताना चाहूंगा, मिस बिहेवियर जो कॉन्ट्रैक्टर का टुवर्ड्स मी एंड हाउ मच आई मिस यू ऑल, जितना मैं आपको मिस करता हूँ, क्योंकि उनको अलाउड नहीं किया जाता था। एक फिक्स एक्सपेरिमेंट मतलब एक फिक्स एग्रीमेंट होता था कि इस फिक्स एग्रीमेंट में इतने साल तक आपको लेबर के रूप में कार्य करना है, इतने में आप उस कंडीशन को छोड़कर जा नहीं सकते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता था, तो अगर आप उसको छोड़ते हैं तो उसमें जेल का प्रावधान भी था, तो आपको सेल के पीछे डाल दिया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये इंडेंचर्ड लेबर का बेटा क्या था, दिक्कत थी। अब देखिए आगे, द कॉन्ट्रैक्टर एट द टाइम ऑफ हायरिंग मी डिड नॉट प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, नहीं देते थे, प्लेस ऑफ वर्क हो गया, भाई जगह कहाँ पे जाना है, मोड ऑफ ट्रेवल क्या है, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस क्या क्या है। वेरी फ्यू लीगल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू अस, बहुत कम लीगल राइट्स दिए गए थे। द कॉन्ट्रैक्टर यूज हार्श एंड अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वर्क साइट पे। ये ट्रीट अस लाइक एनिमल की तरह ट्रीट करते हैं। वी आर एन अनईजी माइनॉरिटी है बेटा कोकोआ प्लांटेशंस इन ट्रिनिडाड में। तो अनईजी माइनॉरिटी के रूप में मतलब जहाँ पे मेजोरिटी नहीं है बेटा, माइनॉरिटी का मतलब होता है संख्या में कम होना। वी डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक, हमें राइट बोलने का अधिकार नहीं है। टू एक्सप्रेस और डिससेटिस्फिकेशन का मतलब हम किसी चीज को मना नहीं कर सकते, डिससेटिस्फिकेशन नहीं दिखा सकते विद द वर्किंग कंडीशंस में। Whenever I do not attend my work, जब भी मैं अपना काम अटेंड नहीं करता हूँ, आई एम प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू जेल। देखो वही था ना आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, अगर वो काम नहीं करेगा बेटा तो उसको कहाँ भेजने का प्रावधान है बेटा, सीधा जेल में भेजने का क्या था, प्रावधान था बेटा। देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क ऑफ प्लांटेशन विद हैवी वर्कलोड, के साथ यहाँ पे बहुत सारा काम है। समटाइम्स आई हैव टू फिनिश ऑल ऑफ इट्स वन डे, मुझे एक ही दिन में करना पड़ता है। इन केस ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी वर्क माय वेजेस आर कट, वेजेस को कट कर दिया जाता था और आई एम लिविंग ए लाइफ ऑफ स्लेव की तरह उनकी लाइफ से बहुत ही ट्रबल था। तो अगर हम इंडेंचर्ड लेबर्स के बारे में बात करते हैं, तो अगर स्टार्टिंग की बात करें, देखो 3 फेसेज है बेटा इसमें। एक तो स्टार्टिंग का फेस है, जब उनको स्टार्टिंग में ना तो मोड ऑफ ट्रेवल अच्छे से बताया जाता था, ना उनको वर्किंग प्लेस के बारे में पता होता था, उनको कुछ नहीं पता होता था, और मोड ऑफ ट्रेवल के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता होता था। ये तो स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद क्या होता था, इस मोड ऑफ ट्रेवल के अलावा दूसरा काम क्या होता था, दूसरा काम ये होता था कि आपके जो इंडेंचर्ड लेबर्स के हैं उनको हार्श कंडीशंस में कार्य करना पड़ता था, डिससेटिस्फेक्शन नहीं था, ना कोई राइट टू स्पीक्स था, उन्हें बोलने का अधिकार भी नहीं था, वो अपना डिससेटिस्फेक्शन नहीं दिखा सकते थे बेटा, ये था बेटा। तो अगर वो काम में कोई भी अनसेटिस्फैक्टरी वर्क होता था उसमें उनकी वेजेस को क्या कर दिया जाता था, कट कर दिया जाता था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर इन द कैरेबियन आइलैंड दैट इज इन द ट्रिनिडाड में, क्या उनका एग्जांपल था। एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में बताना बेटा। फाइंड वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लो व्हिच इन्वॉल्व इंडिया इंडियंस, राइट ए शॉर्ट अकाउंट और इसके बारे में शॉर्ट अकाउंट भी लिखना है बेटा। 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज आर ट्रेड फ्लोज बेटा, क्या क्या है बेटा, 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या है बेटा, फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में आर ट्रेड फ्लो। ट्रेड फ्लो का मतलब होता है बेटा जब आपका व्यापार होता है ग्लोबली लेवल के ऊपर तो उसको ट्रेड फ्लोज बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल कैसे फ्लो करती थी, ट्रेवल करती थी, कैपिटल फ्लो कैसे होती थी, मतलब एक कैपिटल फ्लोज का मतलब होता है ना कि कोई दूसरा देश आपके देश में आके इन्वेस्टमेंट करता है, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल फ्लोज बोलते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेटा, तो इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, माइग्रेशन ऑफ लेबर में, फाइनेंशियल लोन्स हो गया बेटा उसमें, टू एंड फ्रॉम द अदर नेशन, जो दूसरे नेशन से आता है बेटा, आपका लेबर हो या आपके फाइनेंशियल लोन्स हो जो दूसरी कंट्री से आते हैं, उनको क्या बोला जाता था बेटा, उन सबको हम बोलते थे बेटा आपकी जो कैपिटल फ्लो कर रही है या आपका ट्रेड फ्लो कर रहा है, आपकी ह्यूमन कैपिटल फ्लो कर रही है। द फ्लो ऑफ ट्रेड, ट्रेड इन गुड्स बेटा, फ्लो ऑफ ट्रेड के बारे में जानेंगे पहले, उसके बाद फ्लो ऑफ लेबर के बारे में जानेंगे और उसके बाद आप मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या क्या था।
एक्सप्लेन थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट जो बताने थे, हमने किस किस के बारे में पढ़ा बेटा, हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रेड फ्लोज में ह्यूमन कैपिटल फ्लोज के बारे में या कैपिटल फ्लोज के बारे में। देखिए फ्लो ऑफ ट्रेड के बारे में देखते हैं। फ्लो ऑफ ट्रेड में आता है ट्रेड इन गुड्स, क्लोथ्स और व्हीट्स बेटा। तो जैसे कोई भी गुड्स में जो ट्रेड होता है उसको फ्लो ऑफ ट्रेड बोलते हैं। जब एक्सचेंज आपके गुड्स का होता है, वस्तुओं का, क्लोथ हो गया, व्हीट हो गया, एग्जांपल के तौर पर देखें तो उसको फ्लो ऑफ ट्रेड बोला जाता है। इंडिया वाज ए हब ऑफ ट्रेड इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड में एक हब था बेटा, एक्सपोर्ट करता था, टेक्सटाइल हो गए या आपके स्पाइसेस हो गए, लेकिन उसके रिटर्न में क्या फ्लो करता था, गोल्ड एंड सिल्वर आता था यूरोप से बेटा। तो हम एक्सपोर्ट क्या करते थे, टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस के रूप में। और दूसरा मैनी डिफरेंट फूड सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली एंड स्वीट पोटैटोस केम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका से आते थे आफ्टर कोलंबस डिस्कवर्ड इट। इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था लर्न करने का तरीका क्या है। पोटैटोज और स्वीट पोटैटोज को एक साथ रखिए, टोमेटोज और चिलीज को एक साथ रखिए, और सोया, ग्राउंडनट, मेज। तो किस तरीके से पैटर्न बनेगा, पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज, टोमेटोज एंड चिलीज एंड सोया, ग्राउंडनट्स एंड मेज बेटा। ये आपके कहाँ से आते थे बेटा, अमेरिका से इनका ट्रांसपोर्ट होता था जब कोलंबस ने इनको डिस्कवर्ड कर लिया था। और इस चीज के बारे में हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसको डिस्कवर तो किया था लेकिन एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। फाइन कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। बहुत ज्यादा फाइन कॉटन प्रोड्यूस किए जाते थे इंडिया में, जो एक्सपोर्ट किए जाते थे यूरोप में। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हुआ बेटा, ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगन टू एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ बेटा, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज किया गया गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द कॉटन के इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ताकि वहां के जो लोकल थे बेटा, वहां के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेटा, उनको बचाया जा सके और एक अच्छी मार्केट बनाई जा सके। तो प्रोटेक्ट किया लोकल इंडस्ट्रीज को। टैरिफ पर देखो ध्यान से सीखना है, दो दो तरीके से चीज को आपको सीखना है। टैरिफ पर इम्पोज ऑन द क्लोथ के इंपोर्ट्स के ऊपर तो टैरिफ लगा दिया ब्रिटेन में, और जो इनफ्लो ऑफ इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन, तो जो हमारा जो कॉटन था, हमारे जो कॉटन की बनी वस्तुएं थी, गुड्स थी बेटा, वो इंग्लैंड में नहीं जा सकती थी, बल्कि उसके वहां पे रॉ मटेरियल जाता था। अब देखो रॉ मटेरियल किसका था, हमारा था। अब रॉ मटेरियल से हमारी वेल्थ क्या हो रही थी, ड्रेन हो रही थी। अब रॉ मटेरियल्स को, क्लोथ को, कॉटन को कहाँ पे पहुंचाया जाता था बेटा, ये आपका आपको इंग्लैंड में पहुंचाया जाता था। और इस क्लोथ को इंग्लैंड में पहुंचाने के बाद वहां से इंडस्ट्रियों में इसको क्या किया जाता था, मैन्युफैक्चर किया जाता था और हमारी कंट्री में आता था। उसके बाद ये द फ्लो ऑफ लेबर, the migration of people in search of employment in the field of labor, indentured labor was provided for mines, plantation, factories abroad in huge numbers में। दिस वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ colonial domination by the British। ये क्या था बेटा, इंस्ट्रूमेंट था बेटा किसका, colonial domination का। इंडेंचर्ड लेबर्स वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट में, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बेटा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट्स की बजाय यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा। विच प्रोमिट्स रिटर्न ट्रेवल टू इंडिया में बेटा, उसको प्रोमिस करते थे। दे हैड वर्क 5 ईयर ऑन द एम्प्लॉयर की प्लांटेशन में 5 साल काम करना पड़ता था। उसके बाद लिविंग और वर्किंग कंडीशन जो थी बेटा वेरी हार्श, और देवर फ्यू लीगल राइट्स होते थे उनके। तो लिविंग और वर्किंग कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श होती थी और लीगल राइट्स क्या होते थे बेटा, बहुत ही ज्यादा कम थे बेटा। अब देखो मूवमेंट ऑफ कैपिटल कैसे होता है। लास्टली सबसे लास्ट में देखते हैं, ब्रिटेन टुक जनरस लोन्स बेटा, इन्होंने जनरस लोन लिए थे बेटा यूएसए से टू फाइनेंस द वर्ल्ड वार के बाद। जैसे कि आपको बताया गया था, मैंने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया इन चीजों को, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो ब्रिटिश के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब वो हो गया था फाइनेंस करने के लिए वर्ल्ड वार में बेटा, इंग्लिश कॉलोनी में। इम्पैक्ट ऑफ दीज लोन, कि उसमें यूएसए के लोगों ने बहुत ज्यादा ब्रिटेन को क्या दिया था बेटा, लोन के रूप में चीजें दी थी। और लोन के रूप में जो चीजें दी थी उसके साथ क्या हुआ, अब उनमें क्या हुआ कि यूएसए की इतनी प्रॉपर्टी यूएसए में नहीं थी जितनी ओवरसीज में प्रॉपर्टी हो गई थी। तो अगर ब्रिटेन टू जनरस लोन लिए बेटा यूएसए से टू फाइनेंस द वर्ल्ड वार को फाइनेंस करने के लिए, सिंस इंडिया वाज एन इंग्लिश कॉलोनी थी बेटा, तो द इम्पैक्ट ऑफ दीज लोन डेब्ट्स वाज फेल्ट इन इंडिया में, इसको फेल्ट किया गया। फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। अब फूड और दूसरी क्रॉप को चाहिए कैपिटल। लार्ज प्लांटेशंस कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक से ले लेते थे या मार्केट से। तो शिकारीपुरी सरोप्स या नट्टुकोटाई चेतियार्स के बारे में पढ़ा था फाइनेंशियर के रूप में। अमंग द मेनी ग्रुप ऑफ बैंकर्स और ट्रेडर थे जो फाइनेंस करते थे एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर को सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में। जो फंड होते थे बेटा उनके, जो इनके द्वारा बोरो किए जाते थे यूरोपियन बैंक से। तो मनी लेंडर ने उनको फॉलो किया यूरोपियन कॉलोनाइज में, जो कि अफ्रीका में। हैदराबादी सिंधी जो ट्रेडर्स थे बेटा, वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनी वेंचर थे। 1860 दे एस्टेब्लिश फ्लोरिशिंग एम्पोरिया बीजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, सेलिंग लोकल
एंड इम्पोर्टेड क्यूरियस टू द टूरिस्ट बेटा, तो क्या करते थे बेटा, लोकल और इम्पोर्टेड क्यूरियस थे बेटा टूरिस्ट के प्रति। तो ये था केस आपका आपकी कैपिटल फ्लो का। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस को इंक्रीज किया, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया, क्योंकि लोन था उनके ऊपर बेटा, लोन को भी तो भरपाई करेगी ना। तो इनका इफेक्ट भी कहाँ पे पड़ता था, कोलोनाइजेशन जहां पे हो रखा बेटा उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता था। ऑल थ्री फ्लोज वर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड अफेक्टेड पीपल लाइफ को क्या करते थे बेटा, ये अफेक्ट करते थे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 रहता है, इसमें आपका लास्ट जो क्वेश्चन है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन व्हाट इज रेफर्ड टू एज द G77 कंट्रीज, किनको बोला गया है, G77 हैज बी रिएक्शन टू द एक्टिविटीज के प्रति ब्रेटन वुड ट्वीन्स के रूप में। देखो क्या बोल रहा है, G77 कंट्रीज किसको रेफर किया गया है, इन व्हाट वेज कैन G77 बी सीन एज द रिएक्शन, बेटा इनको एक रिएक्शन के रूप में देखा जाता है टू द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेटन वुड्स ट्वीन्स की एक्टिविटीज के रूप में। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर थे बेटा। इट टू कवर 2 डिकेड्स हो गए बेटा फॉर कॉलोनीज के लिए एशिया में, अफ्रीका में, टू बिकम फ्री इंडिपेंडेंट नेशन बनने में। तो क्या बन पाया बेटा, वो फ्री इंडिपेंडेंट नेशन में। आप देख सकते हैं बेटा 2 डिकेड लगे, पूरे 2 डिकेड्स ऑफ द कॉलोनीज ने, जहाँ पे बेटा इनके रिसोर्सेज को हार्नेस किया, उनकी वेल्थ को ड्रेन किया बेटा, तो 2 डिकेड्स तक एक कॉलोनी के रूप में बनी रही। व्हेन दे बिकेम फ्री, जब वो फ्री हुई, मैनी अदर प्रॉब्लम्स आई बेटा, पुअर्टी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि रिसोर्सेज तो जो कॉलोनाइजेशन करेगा वो ड्रेन ही करेगा। इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वर हैंडीकैप फॉर बीइंग अंडर कॉलोनियल रूल्स बेटा, और इकोनॉमी और सोसाइटी क्या होगी, बिल्कुल हैंडीकैप होगी। द IMF एंड वर्ल्ड बैंक ऑफन रिफर टू द ब्रेटन वुड्स के ट्विंस के रूप में, वाज डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल कंट्रीज बेटा। तो इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया था ताकि जिन कंट्रीज को कॉलोनाइजेशन के बाद जो कंट्रीज है जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है और किनको फाइनेंशियल नीड्स की आवश्यकता है बेटा, उन सब के लिए बेटा आपका IMF और वर्ल्ड बैंक बना था। Most developing countries were not much benefited from the fast economic growth of Western country, therefore they formed a group called, तो मोस्ट डेवलपिंग जो कंट्री थी बेटा वो ज्यादा बेनिफिट नहीं हुई फ्रॉम द फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न कंट्री से, सो उन्होंने एक ग्रुप बनाया बेटा जिसको ग्रुप को बोला गया G77 इन ऑर्डर टू कैच अप द डेवलपमेंट इन एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री को कैचअप करने के लिए। तो G77 कंट्रीज जो आपकी थी इज एन एब्रीविएशन है बेटा फॉर द ग्रुप ऑफ द 77 कंट्रीज के लिए। डिमांडेड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बना, ए सिस्टम दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल देता था नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी, नियो कोलोनिज्म नया जो कोलोनाइज है बेटा उसके ऊपर भी, तो ताकि क्या कर सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते थे फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स को बेटा। G77 कैन बी सीन एज ए रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेटन वुड ट्विंस का एक रिएक्शन था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक वर डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स को बेटा ठीक करते थे इंडस्ट्रियल की और डेवलप कंट्रीज की बेटा। तो डिमांडेड क्या क्या थी, ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर विद एक्चुअल कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज बेटा, तो जो आपकी रिसोर्सेज के ऊपर आपका एक्चुअल कंट्रोल रह सके, तो इन्होंने डिमांड किया बेटा एक नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को। मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस हो, फेयर प्राइस फॉर रॉ मटेरियल्स हो बेटा, फेयर प्राइस हो क्या हो बेटा, रॉ मटेरियल्स, बेटर एक्सेस फॉर दी मैन्युफैक्चर गुड्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज मार्केट में बेटा क्या हो आपका बेटर एक्सेस हो बेटा। तो यही था बेटा, एक आप रिसोर्सेज के ऊपर एक्चुअल राइट चाहते थे, मोर डेवलपमेंट का असिस्टेंस चाहते थे, फेयर प्राइस चाहते थे रॉ मटेरियल्स का, और बेटर एक्सेस फॉर द मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए बेटर एक्सेस चाहते थे जो आपकी बेटर आपकी मैन्युफैक्चर गुड्स थी बेटा डेवलपमेंट की मार्केट में बेटा। तो दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। हियर भी आपका जो सेकंड पार्ट था बेटा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे बेटा हम उनको करने वाले हैं, और उसके बाद जितने भी आपका एक्सरसाइज के रूप में आए हैं या प्रीवियस ईयर के रूप में आए हैं उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू टू अटेंड दिस सेशन ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सेकंड पार्ट। हियर वी हैव डन द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। So thank you very much to attend this session and have a nice day.